Hello everyone, welcome to our healthcare series presented by SSV Heart and Multi-Speciality Hospital. I am with you, Shikha Yadav. We all know these two terms, one is diabetes and second is heart problem. दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन है या नहीं है? अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन हार्ट प्रॉब्लम के लिए किस तरह से होते हैं? क्या हम किसी भी तरह से कोई लाइफस्टाइल या डाइट में मॉडिफिकेशंस करके इन प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं? देयर इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिनको आज हम डिस्कस करेंगे सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस बंसल के साथ, हु इज CMD ऑफ SSV हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर बंसल, वेलकम टू द शो. थैंक यू. डॉक्टर बंसल, मैं आपसे आज बात करना चाहूँगी डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम के बारे में. दोनों ही प्रॉब्लम ऐसी हैं जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही हैं. तो सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को बताएं कि डायबिटीज़ क्या है और डायबिटिक नॉन डायबिटिक का क्या क्राइटेरिया रहता है मेडिकली. शिखा, ये डायबिटीज़ की डेफिनेशन बड़ी क्लियर है जी. कि अगर आपका फास्टिंग शुगर लेवल 126 से ज़्यादा है जी. और एवरेज शुगर लेवल जिसको हम HbA1c बोलते हैं, अगर HbA1c जो 3 मंथ्स का एक एवरेज शुगर है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, उसकी वैल्यू अगर 6.5 है या उससे ज़्यादा है तो उसको हम डायबिटिक कहते हैं. जी. अगर रैंडम शुगर 200 से ऊपर आए या 75 ग्राम का ग्लूकोज, ड्राई ग्लूकोज पानी में घोल के पिला दिया जाए और उसके 2 घंटे के बाद सैंपल लिया जाए और वो सैंपल की रीडिंग अगर 200 से ऊपर आए जी. तो हम डायबिटिक कहते हैं. तो कई बार क्या होता है कि अगर सिर्फ फास्टिंग 126 आई से ऊपर आ गई, बाकी सारे पैरामीटर नॉर्मल आ गए. जी. काफ़ी लोगों में ये देखने को मिलता है कि उसमें क्या है कि अगर तो फास्टिंग भी 126 से ऊपर है, HbA1c भी 6.4 से ऊपर है, फिर तो डायग्नोसिस कंफर्म हो गया डायबिटीज है. लेकिन अगर दोनों में फ़र्क है कि HbA1c कहता है कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, फास्टिंग कहता है कि आपको है, तो फिर आपको एक बार दोबारा फास्टिंग चेक करना पड़ेगा. मतलब अगर एक क्राइटेरिया ही शो कर रहा है कि आप डायबिटिक हो तो उसको कम से कम 2 बार स्टैंडर्ड मेथड से जब हम चेक करते हैं तो अगर वो उससे ऊपर आता है तब उसको डायबिटिक कहते हैं. जी. एंड डॉक्टर बंसल, डायबिटीज़ में भी 2 टाइप होते हैं, उसको किस तरह से आप डिफाइन करना चाहेंगे? जी, 2 टाइप होते हैं, एक टाइप 1, एक टाइप 2. जी. ठीक है. जो टाइप 1 है वो बचपन में शुरू हो जाती है. उसमें क्या होता है, हमारी अपनी एंटीबॉडीज हमारे पैनक्रियास के आइसोलेट सेल्स जहाँ से इंसुलिन बनती है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. जी. तो बचपन से ही शुगर लेवल हाई होते हैं और बच्चों में कोई सस्पेक्ट नहीं करता, तो यूजुअली बड़े वो कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद ही पता चलता है कि इसको डायबिटीज़ थी बच्चे को. यूजुअली 15 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाती है वो. जी. 14 साल, 15 साल, 20 साल की उम्र में वो शुरू हो जाती है. क्योंकि इंसुलिन बन ही नहीं रही होती उनकी बॉडी में, इसलिए उसका ट्रीटमेंट टैबलेट से नहीं किया जा सकता, उसको हमेशा इंसुलिन ही देनी पड़ती है. ओके. और उनको यूजुअली हाई डोज इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है. तो बचपन से जो डायबिटीज़ होती है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं, वो टाइप 1 है. ओके. जो टाइप 2 है वो मैच्योरिटी ऑनसेट है. यूजुअली वो 30 इयर्स की एज के बाद शुरू होती है. तो 30 इयर्स की एज के बाद 40 की में भी आ सकती है, 50 की एज पे भी आ सकती है, 60, वो फैमिलियल होती है. मतलब कि वो जेनेटिक होती है, फैमिली से वो जीन्स इनहेरिट करके वो मैनिफेस्ट करता है आफ्टर द एज ऑफ 30 एंड अप टू द एज ऑफ 60-70 कभी भी वो मैनिफेस्ट हो सकती है डायबिटीज़. जी. तो उसको हम मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं. वो टैबलेट से भी कंट्रोल हो सकती है और कई बार टैबलेट से नहीं कंट्रोल में आती तो उसमें इंसुलिन की ज़रूरत भी पड़ सकती है. तो टाइप 1 जो डायबिटीज़ है जी. वो ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज वो एक तो लेट डिटेक्ट होती है, बच्चों में सस्पेक्ट नहीं आप करते. दूसरा, जब वो डिटेक्ट होती है तो अभी बच्चे की तो सारी उम्र पड़ी है, तो डायबिटीज़ की जितनी पुरानी डायबिटीज़ होती जाएगी उतनी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होंगी. तो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ इंपॉर्टेंट है. अगर बचपन में डायबिटीज़ हो गई है तो उसकी आगे सारी लाइफ पड़ी है, तो उसकी ड्यूरेशन ऑफ उसकी जब तक 55 ईयर्स की एज होती है टाइप 1 वाले की, 35% लोगों की तो डेथ ही हो चुकी होती है तब तक. ओके. हाँ, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये वाकई बड़ी डेंजरस टाइप की डायबिटीज़ है.
जी। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक टाइप होती है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी में शुगर लेवल बढ़ जाता है, जी। जैसे ही डिलीवरी के बाद शुगर लेवल कम होने शुरू हो जाते हैं, जी। किसी किसी की वो परसिस्ट कर जाते हैं, हाई रहने लगते हैं। तो जेस्टेशनल डायबिटीज एक अलग टॉपिक है, पर ब्रॉडली टाइप 1 एंड टाइप 2 दो ही तरह की डायबिटीज होती है। डॉक्टर बंसल, अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम एक दूसरे से किसी तरह कोरिलेट करते हैं, या अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं हार्ट प्रॉब्लम होने के, क्या कहना चाहेंगे इसमें? डायबिटीज को हम लोग कहते हैं CHD इक्विवेलेंट। इसका जी। मतलब ये होता है कि डायबिटिक पेशेंट जो है 50 की एज के बाद अगर उसको कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, जी। तो भी हम उसको एक पेशेंट जिसको हार्ट प्रॉब्लम है उसके बराबर मानते हैं। जी। तो उसका अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज नहीं है लेकिन हार्ट अटैक हो चुका है और उसकी एज 50 क्रॉस हो गई है, जी। और दूसरी तरफ एक ऐसा पेशेंट है जिसको डायबिटीज है पर हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुई है कभी, ओके। और एक है जिसको हार्ट अटैक हो चुका है पर डायबिटीज नहीं है, जी। तो डायबिटिक पेशेंट उसके बराबर अगले 10 साल में दोनों को ही दूसरे हार्ट, उसको जिसको पहले हार्ट अटैक हो चुका है, जिसको डायबिटीज नहीं है, उसको भी 20% चांस है दूसरे हार्ट अटैक का, और डायबिटिक को पहले हार्ट अटैक का भी 20% चांस है अगले 10 साल में। ओके। और दूसरा डेथ का चांस, जिसको डायबिटीज है और कोई हार्ट डिजीज नहीं है, उसका 50 की एज के बाद डेथ का चांस भी 10 साल में 15% है, और जिसको डायबिटीज नहीं है और हार्ट अटैक एक हो चुका, जी। उसको भी अगले 10 साल में 15% रिस्क है डेथ का। तो जिसको डायबिटीज है पर हार्ट डिजीज नहीं है, उसका रिस्क एक पेशेंट जिसको डायबिटीज ना हो और फिर भी हार्ट डिजीज भी हो, तो उसके बराबर डायबिटीज की वजह से ही उसके बराबर पहुंच जाता है वो। ओके। तो इसके लिए इसको बोलते हैं CHD, मतलब कॉरोनरी हार्ट डिजीज इक्विवेलेंट। डायबिटीज उसके इक्विवेलेंट है रिस्क। ओके। तो दोनों में रिस्क बराबर है, हार्ट पेशेंट के बराबर ही उसको ट्रीट कर रहा जाता है। जिसकी एज 50 हो गई और डायबिटीज है, तो उसको एक हार्ट पेशेंट की तरह से ही हम ट्रीट करते हैं टू प्रिवेंट हार्ट अटैक इन फ्यूचर। ओके। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डायबिटिक पेशेंट में, क्योंकि सब्सटेंशियली रिस्क बढ़ जाता है, नॉन डायबिटिक के कंपैरिजन में 2 गुना रिस्क ज्यादा होता है मेन में, जी। और 3 गुना रिस्क ज्यादा होता है विमेन में। जी। तो डॉक्टर साहब, क्या हम ये बोल सकते हैं कि डायबिटिक पेशेंट जो है उसमें साइलेंट हार्ट अटैक होने के या हार्ट फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं? जी जी। एक जो हार्ट अटैक है, जी। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट आता है हॉस्पिटल में और वो कोई हिस्ट्री नहीं देता कि उसको कभी कोई हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। जी। कराने आता है वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन या किसी और सर्जरी कराने आता है वो, तो नॉर्मली उसकी फिटनेस के लिए ECG किया जाता है। तो ECG में देखा जाता है कि भी इसको तो एक हार्ट अटैक हो चुका। जी। जब उससे पूछा जाता है, वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं। तो वो साइलेंट हार्ट अटैक्स डायबिटिक्स में होते हैं। 40% डायबिटिक्स में साइलेंट हार्ट अटैक होते हैं, ओके। जो उनको पता ही नहीं चलते। या तो उसमें डेथ हो जाती है सडनली, या वो किसी और चीज के लिए जब डॉक्टर के पास जाता है तब वो ECG में पकड़ में आते हैं। जी। तो एक तो साइलेंट हार्ट डिजीज बहुत कॉमन है डायबिटिक पेशेंट्स में। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं एज कंपेयर टू नॉन डायबिटिक पेशेंट्स, उनकी डिजीज अर्ली एज पे शुरू हो जाती है। जी। मतलब अगर डायबिटिक पेशेंट की डिजीज 40 की उम्र में शुरू हो रही है, तो नॉन डायबिटिक की 50 या 60 में शुरू हो रही है। तो 10-15 साल पहले उनको बीमारी शुरू हो जाती है, एक तो डायबिटिक्स को। जी। तीसरा, उनको तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज बनने के चांसेस 65% होते हैं, और जो नॉन डायबिटिक हैं उनमें 40% होते हैं। हम एक टर्म यूज करते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज। जी। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में 2 चीजें आ जाती हैं, हार्ट अटैक एंड पैरालिटिक स्ट्रोक। जी। ये दोनों ही चीजें एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से होते हैं, और डायबिटिक पेशेंट्स में ये दोनों चीजें ज्यादा होती हैं, स्ट्रोक भी हार्ट अटैक भी, एज कंपेयर टू नॉन डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटिक पेशेंट जो कि इंसुलिन पर डिपेंडेंट हैं, उनके लिए कितना सेफ है इंसुलिन लेना? क्योंकि कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं डायबिटिक जो कि डरते हैं इंसुलिन लेने से। जी। इस बारे में मेडिकली क्या कहना चाहेंगे आप? इंसुलिन एक्चुअली सभी को जरूरत नहीं पड़ती। एक तो जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं, उनका तो टैबलेट का कोई रोल नहीं है उनके केस में, जी। उनको तो दे हैव टू टेक इंसुलिन।
और मिसकंसेप्शन है कि इंसुलिन लेंगे तो आदत पड़ जाएगी। जिसकी बॉडी में इंसुलिन इज ए नेचुरल सब्सटेंस, आपकी बॉडी अगर नहीं बना रही, आपकी बॉडी में भी तो इंसुलिन बनती है ना, तो उसकी वो तो एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी बॉडी नहीं बना पा रही तो आपको बाहर से लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपकी शुगर लेवल से इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, क्राइसिस, सडन क्राइसिस हो सकता है, जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। एसिड लेवल हाई हो जाता है, शुगर बहुत हाई हो जाती है। फिर ये तो हो गया इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। लॉन्ग टर्म में माइक्रोवेस्कुलर, मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें न्यूरोपैथी हो जाती है, रेटिनोपैथी हो जाती है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। ये माइक्रोवेस्कुलर छोटी छोटी नसों को जो इन्वॉल्व करती है डायबिटीज, उसकी वजह से। और फिर मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें हार्ट की बीमारी, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ये मैक्रोवेस्कुलर। तो डायबिटीज अगर नहीं कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स पेशेंट को फेस करनी पड़ती है। तो इंसुलिन इन प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है। जी, आपने डॉक्टर बंसल ब्लॉकेज की भी बात करी थी। अगर डायबिटिक पेशेंट है उसमें ब्लॉकेज हो रही है, या सिर्फ हार्ट पेशेंट है उसमें ब्लॉकेज हो रही है, क्या कुछ डिफरेंस रहता है या सिमिलर तरीके से ब्लॉकेज रहती है दोनों तरह के पेशेंट में? डायबिटिक पेशेंट्स में यूजुअली मल्टीवेसल डिजीज ज्यादा कॉमन है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट्स की एंजियोग्राफी करते हैं तो 65% पेशेंट्स में मल्टीपल वेसल, मतलब 3 आर्टरीज होती हैं हार्ट की, हो सकता है तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज निकलने के चांसेस 65% होते हैं इन लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक पेशेंट्स। ओके। और उसके कंपैरिजन में जो डायबिटिक नहीं है उसके चांसेस सिर्फ 40% होते हैं सारी आर्टरीज में ब्लॉकेज निकलने के। एक तो ये है। दूसरा ये है कि उनकी डिजीज, डायबिटिक पेशेंट्स की डिजीज ज्यादा डिफ्यूज होती है, लंबे लंबे ब्लॉक होते हैं, उनकी नसें पतली पतली होती हैं जी। उनके अंदर रिकरेंस के चांसेस, एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग के बाद उनमें दोबारा ब्लॉकेज आने का चांस बहुत ज्यादा होता है डायबिटिक्स में, एज कंपेयर टू नॉन डायबिटिक्स। ओके। तो इसलिए डिजीज जो है उनकी ज्यादा एक्सटेंसिव होती है, उनके हार्ट ज्यादा वीक होते हैं, उनकी डिजीज फास्ट प्रोग्रेस करती है। एक डायबिटिक पेशेंट को आज 70% ब्लॉक है तो उसका 90% पहले पहुंचेगा, नॉन डायबिटिक का बाद में पहुंचेगा। तो डिजीज की प्रोग्रेशन भी डायबिटिक पेशेंट में फास्ट रहती है। डॉक्टर बंसल, अगर ट्रीटमेंट ऑप्शन में हम बात करते हैं उसमें कई बार एंजियोप्लास्टी हो रही है या बाईपास सर्जरी हो रही है या वॉल्व रिप्लेसमेंट है और पेशेंट डायबिटिक भी है, कुछ डिफरेंस रहता है प्रोसेस में? देखो, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें दोबारा ब्लॉकेज, एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग के बाद दोबारा ब्लॉकेज आने का चांस 5 to 8% होता है। ओके। और जिनको डायबिटीज नहीं है उनमें एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग के बाद दोबारा ब्लॉकेज आने का चांस 2-3% होता है। ओके। तो इसलिए अगर किसी की को डायबिटीज भी है और मल्टीपल ब्लॉक्स हैं और मल्टीपल वेसल्स इन्वॉल्व हैं और मेन आर्टरीज इन्वॉल्व हैं, एलईडी आर्टरी जो है उसमें शुरुआत में अगर ब्लॉक है तो उनमें हम फिर बाईपास प्रेफर करते हैं। अगर आप मल्टीपल स्टेंट्स लगाते हो डायबिटिक पेशेंट में तो फिर आपको दोबारा पेशेंट को बार बार डिजीज वापस आ सकती है, नए ब्लॉक बन सकते हैं, जल्दी उनके स्टेंट के अंदर ब्लॉक आ सकता है। तो डायबिटिक पेशेंट में अगर मल्टीपल स्टेंट्स डालना हम अवॉइड करते हैं और उनको बाईपास हम प्रेफर करते हैं जी। डायबिटिक पेशेंट्स में। उसके कारण दो हैं, एक तो दोबारा ब्लॉकेज आती है स्टेंट्स में, दूसरा उनकी डिजीज इतनी डिफ्यूज होती है कि आप अगर पूरी आर्टरी, बाईपास में तो पूरी आर्टरी बदल जाती है जी। और एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग में एक पर्टिकुलर स्पॉट जहां पे सीरियस ब्लॉक है वो खुलता है जी। बाकी कोलेस्ट्रॉल एज इट इज रहता है। तो डायबिटिक पेशेंट में क्योंकि डिजीज बहुत एक्सटेंसिव होती है, डिफ्यूज होती है, सारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिटेड होता है, तो इसलिए उसमें प्रेफर करते हैं बदल ही दी जाए आर्टरी। अगर किसी भी सर्जिकल प्रोसेस से गुजरा है पेशेंट और वो डायबिटिक भी है, हीलिंग उसमें कितनी रहती है? क्या कंप्लीट हील कर पाता है पेशेंट? जी बिल्कुल, जो ये डिपेंड करता है कि डायबिटीज, इसलिए सर्जिकल हीलिंग होती है उनमें उतना ही टाइम में हो जाती है जितनी नॉन डायबिटिक में होती है, प्रोवाइडेड उनका शुगर कंट्रोल में हो। ओके। तो इसलिए बाईपास सर्जरी, बहुत सारे पेशेंट्स जिनकी बाईपास होती है वो डायबिटिक होते हैं और बड़ी अच्छी उनकी हीलिंग होती है। और सिर्फ उसमें हमें क्या करना होता है, उनका ब्लड शुगर जो है वो 180 से नीचे रखना होता है। ओके। अगर किसी का आइडियल हीलिंग करनी है, नॉर्मल पेशेंट जैसी हीलिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं, सर्जरी के दौरान उनको इंसुलिन पे डाल देते हैं। जी। तो इंसुलिन, जितनी उनकी शुगर होती है उस हिसाब से इंसुलिन की डोज दे देते हैं। तो उनका शुगर वी ट्राई टू कीप इट बिलो 180।
तो हीलिंग इतनी फर्स्ट क्लास होती है कि डायबिटिक और नॉन डायबिटिक में कोई फर्क नहीं रहता। ओके, तो डेफिनेटली कोरिलेट तो करती हैं दोनों जी। चीजें, लेकिन डेफिनेटली उनको ट्रीटमेंट के बाद क्योर किया जा जी सकता है। जी जी। कोई पर्टिकुलर प्रिकॉशन भी जो कि फॉलो करना मस्ट होता है पेशेंट को? डायबिटिक पेशेंट्स को अपने शुगर कंट्रोल में रखने होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज होती है। प्लस डायबिटिक पेशेंट जो हार्ट पेशेंट भी है साथ में, जी। उसके लिए एक फार्मूला होता है एबीसी। एबीसी का मतलब ये होता है कि उनको अपने एबीसी का ख्याल रखना होता है। ओके। तो एबीसी में ए इज HbA1c, A1c यानी कि एवरेज शुगर अपना उसको 7 रखना होता है उन्होंने। जी। तो HbA1c 7 टारगेट होना चाहिए। एक बात पहली डायबिटिक हार्ट पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। जी। उससे इंपॉर्टेंट और, लेकिन खाली डायबिटीज कंट्रोल करने से काम नहीं चलता। उनको बी को कंट्रोल करना है। बी मींस बीपी। ओके। अगर डायबिटिक पेशेंट का बीपी 130/80 से ज्यादा रहेगा तो उनकी प्रॉब्लम्स हार्ट की, किडनी की बढ़ेंगी। हार्ट प्रॉब्लम तो डेफिनेटली बढ़ेगी। अगर उनका बीपी 140/90 से ऊपर रहेगा तो डायबिटिक पेशेंट्स में जितना शुगर नुकसान करती है उतना ही नुकसान ब्लड प्रेशर करेगा उनको। ओके। नॉर्मल जो जिसको डायबिटीज नहीं है उसको उतना नुकसान नहीं करेगा बीपी। जो डायबिटिक है उसको उससे कहीं ज्यादा नुकसान करेगा। तो अपना ए शुगर कंट्रोल, HbA1c कंट्रोल। जी। दूसरा बी फॉर बीपी कंट्रोल। जी। बीपी आइडियली शुड बी केप्ट अराउंड 130/80 और लेस देन दैट। थर्ड इज सी इज कोलेस्ट्रोल। ओके। तो अगर डायबिटिक पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट में मल्टीपल रिस्क फैक्टर होते हैं। नॉन डायबिटिक में यूजुअली एक आध रिस्क फैक्टर होता है, कई बार नहीं होता। जी। डायबिटिक पेशेंट्स में मल्टीपल रिस्क फैक्टर दे आर वेरी कॉमन। तो सी इज फॉर कोलेस्ट्रॉल। जी। तो अगर कोलेस्ट्रॉल हाई रहते हैं किसी के, पर्टिकुलरली बैड कोलेस्ट्रॉल हाई है, या डायबिटिक पेशेंट में स्पेसिफिकली ट्राइग्लिसराइड्स आर हाई एंड HDL इज लो, ओके। उसकी वजह से अगर पेशेंट ओबीस भी है और उसका ये कोलेस्ट्रॉल भी बिगड़ा हुआ है तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कह देते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट अगर हाइपरटेंसिव भी है और उसको कोलेस्ट्रॉल भी बिगड़े हुए हैं तो वो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आया था, जिसमें फिर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बहुत सब्सटेंशियली इंक्रीज हो जाता है। इसलिए उनको एबीसी का ख्याल रखना होता है, ना केवल शुगर कंट्रोल करनी होती। ए मींस HbA1c एंड बी इज बीपी, सी इज कोलेस्ट्रॉल। जी। तो तीनों चीजों को कंट्रोल करना होता है, चाहे उसके लिए दवाइयां लेनी पड़े। ओके। तो ये अगर तीनों चीजें कंट्रोल करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स तो वो सेफ रहते हैं। जी। तो एबीसी तो तीनों की बात तो यहाँ पर आपने बताई दी। शुगर को कंट्रोल करना है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है और जी। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना है। अगर हम डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करें तो अगर इसमें भी कुछ चेंजेस हमें करने हैं तो आप उसमें क्या क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पेशेंट को, और साथ ही किस हद तक या कितने % कंट्रोल किया जा सकता है प्रॉब्लम को? डायबिटिक पेशेंट्स में डाइट का बहुत मेजर रोल है, जी। क्योंकि एक तो डायबिटिक पेशेंट्स में क्या है कि बॉडी हमारी नॉर्मल हेल्दी पर्सन जिसको डायबिटीज नहीं है जी। उसकी बॉडी जितना शुगर लेवल होता है, जितना हम खाते हैं वो शुगर लेवल के हिसाब से इंसुलिन बना देती है और उसको नॉर्मलाइज कर देती है शुगर को। जी। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ये रेगुलेशन सिस्टम खराब हो जाता है। रेगुलेटरी सिस्टम की भी, बॉडी की जितना शुगर लेवल ऊपर गया उतनी इंसुलिन नहीं बन पाती उनमें। तो उनकी बाहर एक्सटर्नल इंसुलिन से या टेबलेट से कंट्रोल होती है। तो जो एक रेगुलेशन नहीं है उसमें तो एक यूनिफॉर्म एक्शन है। तो इसलिए उनकी डाइट एक तो कांस्टेंट होनी चाहिए। जी। भी उनके खाने जो हैं वो फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए। हम्म। हर रोज का रूटीन सेम होना चाहिए, जी। ताकि, क्योंकि टेबलेट या इंसुलिन आपने ले ली, वो सेम डोज ले ली, और आपका अगर इरेटिक शेड्यूल है, कभी खा लिया कभी नहीं खाया, कभी 4 घंटे का गैप है कभी 8 घंटे का गैप है, वो नहीं चलता डायबिटिक में। ओके। तो डायबिटिक शुड टेक कांस्टेंट कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उनकी डाइट में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेनली इंसुलिन या शुगर को अफेक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सेम होनी चाहिए हर रोज, सेम इंटरवल्स होने चाहिए, गैप्स होने चाहिए, और फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए, और मोर फ्रीक्वेंट स्मॉल क्वांटिटीज होनी चाहिए। क्योंकि ज्यादा एक बार खाएंगे तो एकदम शुगर बढ़ेगी, क्योंकि बॉडी नहीं कर सकती कंट्रोल। जी। तो स्मॉल क्वांटिटीज मोर फ्रीक्वेंटली, ये तो हो गए जनरल रूल्स। जी। उसके अलावा जो डायबिटीज वाले पेशेंट है उनको लो फैट मिल्क लेना चाहिए, ताकि कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहे
और जो वो मिल्क वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो कंपोनेंट भी थोड़ा चला जाए और मिनरल्स एंड विटामिन्स भी चले जाएं। जी। तो उनको लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा सॉल्ट, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो थोड़ा सॉल्ट कम लेना चाहिए। जितनी स्वीट्स हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ओके। तो उनको फ्रूट भी जो है ना, फ्रूट की जो कार्बोहाइड्रेट है वो बेटर है एज कंपेयर टू दी कार्बोहाइड्रेट जो आपके मैदा में है या शुगर्स में है। वो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा हार्मफुल है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। को अगर वीट भी लेना है तो उनको जो होल वीट होता है, होल ग्रेन वीट, जी। वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। उसके अलावा उनको गुड कोलेस्ट्रॉल जिनमें ज्यादा होता है उस तरह के ऑयल यूज करने चाहिए। जो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं उस तरह के ऑयल यूज नहीं करने चाहिए। घी बटर नहीं यूज करना चाहिए। और मिल्क से जो बनते हैं ना वो घी एंड बटर है, वो वाले डायरी प्रोडक्ट से जो फैट बनती है वो हार्मफुल है। ट्रांस फैट बहुत हार्मफुल है उनके लिए। ट्रांस फैट होती है जो वेजिटेबल फैट होती है, डालडा घी जैसे होता है, जो बेकरी में यूज होते हैं, तो जो फास्ट फूड में यूज होते हैं, ये सारी चीजें उनको अवॉइड करनी होती हैं। तो डायबिटिक पेशेंट को तो बड़ी एक डिसिप्लिन डाइट, एक प्रॉपर डाइट को पैटर्न को और फिक्स डाइट के पैटर्न को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और डाइटिशियन के साथ वो बैठ के अपनी पसंद की चीजों का एक डाइट चार्ट बनवा के, दैट इज व्हाट दे नीड टू फॉलो, जिसमें वेजिटेबल्स ज्यादा हों, फ्रूट ज्यादा हों, स्वीट्स बिल्कुल जीरो हों, और उसके बाद रिफाइंड चीजें ना हो, रिफाइंड आटा, रिफाइंड राइस वो ना हो, उसकी बजाय ब्राउन राइस हो और आपका होल ग्रेन का वीट हो। ये सारी छोटी छोटी बातें डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी। और डाइट के अलावा डॉक्टर बंसल क्या किसी तरह के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की, एक्सरसाइज की, उसकी भी इम्पोर्टेंस होती है? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक पेशेंट्स में एक्सरसाइज करने से, जी। रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आधा घंटा पेशेंट ब्रिस्क वॉक कर ले, सिंपल एक्सरसाइज या कोई भी और एक्सरसाइज वो जो करना चाहे, वो आधा घंटा हर रोज उसको लगाना चाहिए। जी। 150 मिनट्स पूरा एक वीक में 150 मिनट्स, यानी कि अगर आधा घंटा रोज करें तो 5 दिन हफ्ते में एक्सरसाइज उसको जरूर करनी चाहिए। ओके। और एडिक्वेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऐसे नहीं धीरे धीरे स्लो स्लो चल के, जितना तेज चल सकते हैं उतना चलना है। इस एक्सरसाइज से उनको हार्ट की डिजीज भी प्रिवेंट होती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आता है और शुगर भी कंट्रोल में आती है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। जी। दूसरा, इसमें जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनका वेट भी कंट्रोल में आता है। बिल्कुल। तो वेट कंट्रोल करना डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत जरूरी होता है। जैसे ही हम देखते हैं रूटीनली कि अगर उनका 5% 7% भी वेट कम हो जाता है डायबिटिक पेशेंट का, पर्टिकुलरली जिनका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स 25 से ऊपर है या 30 से ऊपर है, जी। उनका वेट कम होते ही उनका शुगर कंट्रोल में आ जाता है। कई बार तो सारी दवाइयां बंद हो जाती हैं और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। इसलिए कई बार तो जो बहुत ही मॉर्बिड ओबेसिटी है, जिनका बीएमआई 35 से भी ज्यादा है, मतलब इतने ओबीस हैं, तो उनमें हम ब्रियाट्रिक सर्जरी रिकमेंड करते हैं कि इनका वेट रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। और जैसे ही हम उनका वेट ब्रियाट्रिक सर्जरी करते हैं, उसके 1 महीने बाद उनका ड्रास्टिक वेट कम होने के बाद कई बार तो उनकी सारी दवाइयां बंद हो जाती हैं। तो अगर आप भी हार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या आपकी कोई भी क्वेरी है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं। डॉक्टर बंसल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू शिखा। डॉक्टर बंसल के साथ आज हमने डिस्कस किया डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम को। दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती हैं, लेकिन अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखते हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली डॉक्टर बंसल ने डाइट के बारे में बहुत बताया है, एक्सरसाइज के बारे में बताया है, साथ ही आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो फॉलो करने ही हैं। अगर आप इंसुलिन पर भी हैं तो भी वो सेफ हैं। तो अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम में हैं तो विदाउट एनी सेकंड थॉट आपको एसएसवी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्ट करना है और अपने आप को डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम से क्योर करना है। सो बी हेल्दी, बी हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर।